क्या फालतू में पड़ी हुई हो, कैरियर पर ध्यान दो, इस तरह का जो मतलब आप जो है सो कविता लिख रही हैं, साहित्य लिख रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, तो आपके आगे की प्राथमिकता क्या है? कैरियर ही राजनीति है। पता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो राजनीति को कैरियर के रूप में क्यों नहीं ले रहे हैं। कि आप कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई आपके साथ बदतमीजी किया हो, आप उसको कूट दिए हों? हाँ, हुआ है। ऐसा तो हुआ ही है। प्रियंका मिश्रा जो है सो अरेंज मैरिज शादी करेगी या वो लव मैरिज पे भी विचार कर सकती है? आप अरेंज मैरिज करो। अरेंज मैरिज इसलिए करो क्योंकि जब आप लव मैरिज करते हैं और जब आप वो लव मैरिज टूटता है, डिवोर्स होता है, बहुत सारी केसेस है, तो आपका प्यार से भरोसा उठ जाता है। आप दोबारा वो प्यार आपको नहीं मिल सकता है। कि चेतना समिति में इसका जो पदाधिकारी जो चुनाव लड़ रहे थे या जो पहले पदाधिकारी थे जो अब चुन के आए हैं, सारे के सारे ब्राह्मण हैं, गैर ब्राह्मण का वहाँ पे जो है उपस्थिति नहीं है। मिथिलावादी पार्टी का 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? मिथिला स्टूडेंट यूनियन और जो है मिथिलावादी पार्टी जो है सो तुलना आपकी होती है नक्सलवादी संगठनों से, कभी कभी चीन का एजेंट भी कह दिया जाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी पार्टी का, मिथिलावादी पार्टी का लॉन्ग टर्म लक्ष्य क्या है? हम लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग मिथिला का विकास चाहते हैं, मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर उसका संवर्धन करना चाहते हैं। राजनीति पथ भ्रष्ट कष्ट जनमानस ने स्वीकार करत, राजनीति पथ भ्रष्ट कष्ट जनमानस ने स्वीकार करब, काव्य भूमि पर क्रांति लिखी हम सत्ता के प्रतिकार करब। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। कहते हैं कि युवा बदलाव के वाहक होते हैं और वो हर क्षेत्र में आज के समय में अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या कला या संस्कृति का क्षेत्र, हर क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। और ऐसे में हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में तो अव्वल हैं ही, साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी धाक जमा रही हैं। तो कोई और नहीं, वो हमारे साथ हैं प्रियंका मिश्रा जी, जो मिथिलावादी पार्टी की संस्थापक सदस्य एवं कवित्री, प्रसिद्ध कवित्री, युवा कवित्री हैं। साथ ही वो अभी नवनिर्वाचित चेतना समिति, जो मिथिला मैथिली की सबसे बड़ी संस्था या प्रतिनिधि संस्था मानी जाती है, उसकी संगठन सचिव निर्वाचित हुई हैं। तो हम स्वागत करते हैं प्रियंका जी आपका हमारे अपने खास एपिसोड में। तो सबसे पहले हम आपके शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी पढ़ाई लिखाई गांव में 10th तक गांव में हुई है। उसके बाद हम दरभंगा से 11th और 12th किए। BSc मैंने RK कॉलेज मधुबनी से की है। उसके बाद MSc भी वहीं से RK कॉलेज मधुबनी से है। और MSc जब मैं कर रही थी उस बीच हुआ कि 2017 की बात है, मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठी हुई थी जब प्राथमिक शिक्षा में मैथिली की बातें चल रही थी। वो मुद्दा था एक, उस मुद्दे को लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हुए थे। वहाँ नीचे से एक कॉमेंट आया कि आप तो MSc कर रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि मैथिली पढ़िए, मैथिली पढ़िए। सो मैंने डिसाइड किया कि जिस दिन मेरा MSc कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं मैथिली पढ़ूंगी। तो फिर हम पटना यूनिवर्सिटी से मैथिली में PG कर लिया है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। PhD कर रही है मैथिली? और फिलहाल PhD करी मैथिली से। अब कितने भाई बहन हैं? मैं 2 बहन हूँ। 2 भाई बहन, ठीक है। तो आप जब राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, समाज सेवा में सक्रिय हैं, आंदोलनी हैं, आंदोलन करते रहते हैं, तो इसमें परिवार का क्या प्रतिक्रिया होता है? क्या सहयोग मिलता है या कभी विरोध भी हुआ है कि नहीं? इस समय क्या मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही है वो बहुत सौम्य लोग हैं, बहुत शांत, अपना काम करके शांतिपूर्ण ढंग से जीने वाले। उसमें मैं अपवाद हूँ, शायद मेरे पिताजी से वो चीज़ें आई हो कि मैं थोड़ी सी एग्रेसिव तो नहीं कहूँगी, समाज के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ, मैं आंदोलन करती हूँ। जहाँ भी मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है वहाँ पे मैं जाती हूँ, वहाँ पे अपना सहयोग देती हूँ। ये चीज़ें परिवार में है कि अपना सब काम कर रहे हैं तो सहयोग तो है। अगर आपको परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना कि परिवार सपोर्ट में नहीं है, परिवार सपोर्ट में है, लेकिन उन लोगों का झुकाव इस तरफ ज़्यादा है कि हम अच्छी एजुकेशन लेकर के कहीं अच्छी जगह
एस्टैब्लिश हो जाए। वही क्वेश्चन था मेरे कि क्या फालतू में पड़ी हुई हो, कैरियर पर ध्यान दो, इस तरह का नहीं, जो मतलब आसपास के लोग या परिवार के लोग इस तरह का है, वो आपको सुनने को मिलता है। आप जैसे ही एक डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, है कि एक अवधारणा बनी हुई है कि सब लोग डॉक्टर का तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, एसएससी, सीजीएल, ये कॉमन धारणा है। अगर उसमें कुछ डिफरेंट हो रहा है, कोई लड़की गांव से निकल करके रोड पे आंदोलन कर रही है, यहाँ से लेकर के संसद मार्च कर रही है, दिल्ली जा रही है आंदोलन करने के लिए, वहाँ पे बात कर रही है मिथिला मैथिली की, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन लोगों के लिए होता है। लेकिन बदलाव तो जरूरी है, लेकिन मैनेजेबल है। हाँ, लेकिन उतना विरोध नहीं है कि आप एकदम से सब विरोध में है। सपोर्ट ही रहा है, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं सब। आप साहित्य से जगत से भी जुड़ी हैं, कविता लिखती हैं, कई जगह पर मंचों पर भी आप अपना परफॉर्मेंस दी है। तो इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे इसका? इसकी शुरुआत स्कूल लाइफ से हुई है। जब मैं 8th में थी तो मैं 10th जिस स्कूल मतलब 8th में थी, तो वहाँ पे एक ऐसे ही सर थे, अखिलेश झा सर थे, उन्होंने कहा कि ऐसे कविता लिखने की कुछ बातचीत चले। फिर मैंने लिखा भी उस टाइम, और उन्होंने उस कविता को छपवाया था। इलाहाबाद से एक स्मारिका निकलता था उसमें, 2008 की बात है ये। तो सर ने उसको छपवा दिया, और फिर वहाँ से एक धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। तो वो फर्स्ट कविताएँ थी, और फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे ही क्रमबद्ध अभी तक चल रही है। आप जो है सो कविता लिख रही हैं, साहित्य लिख रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, तो आपके आगे की प्राथमिकता क्या है? कैरियर फोकस है या फुल टाइम समाज सेवा और राजनीति में देना चाहते हैं? नहीं, कैरियर ही राजनीति है। पता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो राजनीति को कैरियर के रूप में क्यों नहीं ले रहे हैं। आप जब एक किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वहाँ का जो वैकेंसी है, आप कितना मेहनत करते हैं उसके लिए, उससे ज़्यादा इजी है। आपका मुखिया का इतना पद है, वार्ड मेंबर का है, जिला परिषद का है, एमएलए है, एमपी, कितने सारे पद हैं खाली। तो फिर हम उसमें अपना कैरियर क्यों नहीं देख सकते हैं? मैं तो युवाओं को आग्रह करती हूँ, आप रिक्वेस्ट कर रही हूँ सारे युवाओं से कि ठीक है, आप अपने हिसाब से कैरियर चूज कीजिए, लेकिन राजनीति कैरियर हो सकती है। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर वही घिसी पिटी चीज़ें चलती रहेंगी जिसका विरोध करते आए हैं। बदलाव के लिए बदलाव युवाओं जरूरी को है। आना हाँ, राजनीति में जो युवाओं की भागीदारी है वो होनी चाहिए। आपको स्थान तय करना पड़ेगा, आपको वहाँ आना पड़ेगा। सिर्फ आप कॉफ़ी टेबल की चर्चा बना करके कि राजनीति में ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम तो राजनीति नहीं करते हैं। चर्चा करने से नहीं होगा, आपको उसमें आना पड़ेगा। हाँ, आपको अगर आप चाहते हैं कि बदलाव हो, आप चाहते हैं कि मिथिला मैथिली का विकास हो, भाषा का संवर्धन हो, संस्कृति का विकास हो, तो आपको ही आना पड़ेगा। उसके लिए युवा के कंधे पे उत्तरदायित्व है और उसको निर्वहन करना पड़ेगा आपको। एक चीज़ हमको जानकारी कहीं से मिली है कि आप कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई आपके साथ बदतमीजी किया हो, आप उसको कूट दिए हों? हाँ, हुआ है। ऐसा तो हुआ ही है। एक्चुअली होता क्या है कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो बदतमीजी करते हैं, वो बहुत डरपोक होते हैं। उसके सामने एक बार देखना ही काफ़ी होता है उनको डराने के लिए। लेकिन अगर इससे भी कोई बदमाश ज़्यादा निकले तो ठीक है, हम तो कहते हैं कि जो भी लड़कियां हैं, आप जैसी अंडर 10th के बाद अंडर 10th आप जो भी कर रहे हो, आपकी जिसमें भी रुचि है, आप पढ़ाई कीजिए, कोचिंग लीजिए, सब कुछ कीजिए, आप सेल्फ डिफेंस ज़रूर सीखिए। वो आपकी प्रायोरिटी बेस में होनी चाहिए कि आपको, आप मार मत कीजिए। हम इसके लिए प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं कि आप हमेशा मार करिए, वो चीज़ें मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन हर एक लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। कि आपकी छवि जो है हमेशा विद्रोही है, मतलब आंदोलनी रहती है, जो समाज में जनरली जो लड़कियां होती है इस तरीके से नहीं आती है, मतलब इतना बोलनी, इतना मतलब जो सामने आके किसी चीज़ को पे अपना स्टैंड लेना नहीं ले पाती है। तो ऐसे में एक तो सवाल आता है, एक युवा लोगों का आता है कि प्रियंका मिश्रा जो है सो अरेंज मैरिज शादी करेगी या वो लव मैरिज पे भी विचार कर सकती है समाज के धारणाओं से, क्योंकि अपने समाज में अभी भी लव मैरिज को उतना मतलब ये नहीं है कि एकदम बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, किया जाने लगा है लेकिन उतने। तो इस पर आपका क्या है? फ़िलहाल तो मैंने इस प्रश्न के बारे में अभी तो कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ प्रश्न आ सकता है या फिर इस तरह की मैं सोच भी सकूं कुछ। लेकिन अगर आपने प्रश्न किया है तो मुझे किसी ने बताया था कि आप अरेंज मैरिज करो, और मेरी ये पर्सनल थॉट नहीं है। मैं इसके बारे में कभी सोची ही नहीं, इसलिए मेरी भी ये पर्सनल थॉट नहीं। उन्होंने जो कहा वो मैं बता रही हूँ आपको।
और मैं कहीं ना कहीं उस बात से एग्री करती हूँ। उन्होंने कहा था कि आप अरेंज मैरिज करो। अरेंज मैरिज इसलिए करो क्योंकि जब आप लव मैरिज करते हैं और जब आप वो लव मैरिज टूटता है, डिवोर्स होता है, बहुत सारी केसेस है, तो आपका प्यार से भरोसा उठ जाता है, आप दोबारा वो प्यार आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन जब आप अरेंज मैरिज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ब्लेम करने के लिए होता है कि हम तो जो करा दिया आप गया ही तो वो हमने, करवा दिए। हमने कर लिया। भाई आप करवाए, तो दीदी वो आप प्यार करवाए। पे जो एक ट्रस्ट होता है, होता है, वो बना रहता है। बना रहता तो दोबारा प्यार होने की संभावना चांस ज़्यादा होती है बशर्ते लव मैरिज में। तो आई थिंक कि अरेंज मैरिज बेटर है। राजनीति समाज सेवा में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सब स्कूल टाइम से ही शुरू है। मैं जब 8वीं में थी तो उस टाइम में एक आया था कि जैसे अभी प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, इस तरह का चुनाव होता है, तो उस टाइम में भी आया था कि एक कार्यकारिणी का गठन होता था कि कोई प्रधानमंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है। वो एक फॉर्मेट था उस टाइम का, स्कूल में लागू होता था। उस टाइम में मैं निर्विरोध प्रधानमंत्री थी। अच्छा। मैं मतलब छोटी थी, leadership लेकिन मेरे quality सीनियर उसमें से। क्लासेस भी मुझे ही प्रधानमंत्री चुने थे और उसमें किसी का ऑब्जेक्शन नहीं था। और एक बार तो ऐसा हुआ, कैसे अब उसको मजाक के हैं या फिर नादानी के हैं, कि ये काम नहीं कर रही है तो इसका सर फोड़ देते हैं, इस तरीके की बात आई थी। मुझे लगा उस टाइम से ही थोड़ा थोड़ा काम करने में अभिरुचि थी, तो शुरू से है। मिथिला मैथिली की सबसे बड़ी संस्था, प्रतिनिधि संस्था चेतना समिति, आप संगठन सचिव चुनी गई हैं। ये एक ऐतिहासिक मेरे हिसाब से है कि आप शायद अभी तक के इतिहास की सबसे कम उम्र की पदाधिकारी हैं। शायद, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद सबसे कम उम्र की पदाधिकारी हैं। तो आप चेतना समिति के लेकर आपकी क्या योजना है आगे का? चेतना समिति साहित्यिक सांस्कृतिक धरोहर है हम लोगों की। बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत योगदान दिया है। मैं सबसे पहले उन सबको हाथ जोड़ के नमन करती हूँ कि उन्होंने अपना इतना वक्त, इतना सब कुछ समर्पित किया है चेतना समिति के लिए। मेरी कार्य योजना बहुत सारी हैं, बहुत सारी लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है जिस पे काम करना है। लेकिन अगर एक दो चीज़ के हैं तो मतलब मैथिली की जो लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोक भाषा है, उस पे फोकस है काम करना। क्योंकि बेसिकली चेतना समिति साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था है, तो उससे रिलेटेड जो भी काम आएंगे या फिर जो हमारे समाज है उनके द्वारा जो सुझाव आएगा उस पे काम करेंगे। एक चर्चा है चेतना समिति के लिए कि इस चुनाव से पहले भी चर्चा चला है, सोशल मीडिया पे खूब चला है कि चेतना समिति में इसका जो पदाधिकारी जो चुनाव लड़ रहे थे या जो पहले पदाधिकारी थे जो अब चुन के आए हैं, सारे के सारे ब्राह्मण हैं, गैर ब्राह्मण का वहाँ पे जो है उपस्थिति नहीं है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जहाँ तक मेरे अब कोई खुद नहीं आए तो इसके लिए संस्था दोषी नहीं होता है। अगर आप आ रहे हैं, आपको नहीं आने दिया जा रहा है, फिर आप संस्था दोषी है। लेकिन 2 नाम मैं याद कर रही हूँ कि वो अध्यक्ष रह चुके हैं। एक राम सेवक राय जी, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात की। हाँ, मुझे भी जानकारी नहीं हाँ, है इसकी। हाँ, ये और 2 चीज़ है। एक शायद रघुवीर मोची सरते, कुछ इसी तरह का नाम, तो वो दोनों थे, तो उनको तो कोई विरोध नहीं किया। वो बने हैं चेतना समिति के अध्यक्ष रहे, वो ब्राह्मण नहीं थे। आपके संगठन के लोग ही लिख रहे थे। नहीं, वो ठीक है, मिथिलावादी पार्टी और मिथिला स्टेट यूनियन के लोग जानकारी की अभाव में लिखे होंगे वो। लेकिन वहीं से सवाल हम ये लिए हैं। ऐसा नहीं है, उसमें गैर मैथिल जो हैं वो अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि ब्राह्मणों की संस्था है, इसमें कोई भी गैर मैथिल नहीं है, तो ये बहुत हद तक ठीक है। लेकिन जब कोई आएगा ही नहीं तो फिर जो आ रहे हैं उनका स्वागत है। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है। मतलब आपको क्या लगता है चेतना समिति को समावेशी होना चाहिए? है समावेशी चेतना समिति, है ना? हाँ। मतलब उसका संगठन जो मतलब चुनाव होके आते हैं उसमें भी प्रयास भी होना चाहिए अपने स्तर से कुछ दूसरे लोग भी आए। आपका मतलब मंतव्य हम इस पे जानना चाहते हैं। जो लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत है, आ भी रहे हैं, आए भी हैं। बहुत सारे, इतने सारे मेंबर हैं, सबके सब ब्राह्मण थोड़ी ना है, ऐसा तो नहीं है। मेंबर की बात नहीं हो रही है। सारे लोग हैं, पदाधिकारी भी रह चुके हैं गैर ब्राह्मण। तो इस तरह का एलिगेशन 100% तो सही नहीं है। 100% सही नहीं है, ठीक है। मिथिलावादी पार्टी का 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। फिलहाल यही स्टैंड है कि
संगठन का निर्णय है कि हम लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं और क्या लगता है कितना सीट जीत के आएंगे आप लोग? जीत हार तो हम आस्थावादी लोग हैं, तो ईश्वर तय करेंगे कि क्या होता है। जनता जनार्दन के हाथ में होता है कि वो किसको चुन के भेजते हैं अपने काम के लिए। लेकिन हम लोग जिस हिसाब से काम करते आ रहे हैं, उम्मीद तो है कि सीट जीतेंगे। कितना कितना 10, नहीं कर 20, सकते, 25, नहीं 5, कितना 10 नहीं कर कुछ? सकते हैं। अब तो वो जनता पे निर्भर करता है ना कि वो मुझे तो कम से कम कितना सीट पर चुनाव लड़ेंगे इस पर तो विचार हुआ होगा। चुनाव वो नजदीक आ गया है। विचार हो रहा है और रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ अभी है। फाइनल नहीं, अभी जारी है, क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगे? विचाराधीन है। विचाराधीन है, अभी विचाराधीन है। बातचीत चल रही है। मिथिला राज्य को लेकर, मिथिला राज्य का मांग जो है बहुत पुरानी मांग है। शुरुआत में मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस पर नहीं बोलती थी या मिथिलावाद पे, बाद में इस पर बोलना शुरू किए। तो उसके लिए मिथिलावादी पार्टी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन का भी पदाधिकारी आप रही हैं, उसका क्या योजना है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जो उसको जल्दी से जल्दी हम अगर ये हासिल करें मिथिला राज्य, उसके लिए क्या योजना है? मिथिला राज्य का मुद्दा आपने जैसा कहा कि नई नहीं है, बहुत पुरानी है। बहुत लोगों ने संघर्ष किया है मिथिला राज्य के लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि मिथिला राज्य बने। मिथिला राज्य की आवश्यकता है कि जब आप उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की बात करते हैं तो बहुत डिफरेंस है। उत्तर बिहार यहाँ है, दक्षिण बिहार यहाँ है, बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो पहले था कि ठीक है, आप एक बिहार का डेवलपमेंट हो, सिर्फ पूरा बिहार डेवलप करे। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? पटना में हो रही है, गया में हो रहा है, नालंदा में हो रहा है। वहाँ आप दरभंगा से न्यूज़ आती है कि ये रेलवे ट्रैक है, उसको क्रॉस करने के लिए आपको घंटों जाम में फंसना। मैं बहुत बार अनुभव कर चुकी हूँ इस बात के। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका, हम भी तो दरभंगा से, हम भी हाँ, अनुभव किए हैं। उनका तो है ही। मधुबनी का भी वही स्थिति है। यहाँ ओवर ब्रिज का जाल बिछा हुआ है। एयरपोर्ट मिल गया है दरभंगा में आप लोग को? एयरपोर्ट मिल नहीं गया है सर। वही मिथिला राज्य की आवश्यकता ही यहीं से शुरू होती है। एयरपोर्ट पहले था, आपने उसको बंद करा, फिर आप उसको चालू करें। अब बताइए, एयरपोर्ट चालू करवाने के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है? मुझे तो नहीं लगता कि आवश्यकता थी, लेकिन हम लोगों ने किया। उसके लिए हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो जेल गए। अभी भी एफआईआर चल रहा है, केस चल रहा है, केस चल रहा है। 2-3 दिन सब पहले पे। भी तारीख था हाँ, उसका उस पे, और तब जा कर के आप एयरपोर्ट दे रहे हैं। तो ये सब हमारे पास बहुत सारा उद्योग धंधा था, सब बंद पड़ा हुआ है। इसके क्या जिम्मेदार जरूरत है? आप किसको मानती हैं? हम लोग ही हैं, जागरूक नहीं है। नहीं तो जनता, मतलब सरकार को जिम्मेदार नहीं मानती हैं? सरकार भी तो जनता है सर। हम लोग ही उसको चुन के भेजे हैं। जनता में ये पावर है। हम तो कहते हैं आप मिथिलावादी पार्टी को वोट दे करके देखिए, आप उसको चुन के देखिए। अगर वो नहीं काम करती है तो फिर बताइए आप जिसको चुन करके भेजे हैं उससे प्रश्न तो कीजिए कि आपको मैंने चुन करके भेजा है, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ जनसाधारण ट्रेन चलवा रहे हैं कि यहाँ से मजदूर को भर करके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ले जाएंगे और वो छठ में आएगा, अपने माँ के साथ 2-4 दिन टाइम स्पेंड करेगा और फिर चला जाएगा। इसके लिए तो भी मैथिल नहीं ना है। एक कुछ के मिथिला में जो अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि है, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? कुछ काम हो भी रहा है, कुछ और करने की आवश्यकता है। बहुत काम नहीं हुआ है। मतलब ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ऐसे बोलिएगा तो लड़िएगा कैसे? नहीं, अब ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एकदम कुछ नहीं हुआ है। काम तो कुछ नहीं हुआ है तो फिर चल तो रहा है। लेकिन जो एक एक्सपेक्टेड है कि ये होना चाहिए, वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। तो वो मिथिलावादी पार्टी में संभावना है। संभावना है, आप लोग दीजिए उनको। एक आरोप लगता है आप लोग पर, बहुत सारा ये होता है, आरोप लगता है, हम नहीं कह रहे हैं, कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन और जो है मिथिलावादी पार्टी जो है सो तुलना आपकी होती है नक्सलवादी संगठनों से। कभी कभी चीन का एजेंट भी कह दिया जाता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये सब तो भ्रामक बातें हैं। पता नहीं कौन इस तरह की बातें करता है, मुझे नहीं सुनने में आया है। नक्सलवाद कैसे हो सकता है? हम सॉफ्ट लोग हैं। मिथिलावासी ही बहुत सौम्य लोग होते हैं, बहुत सुशील लोग होते हैं, वो शांति प्रिय लोग हैं, इसी बात से जाने जाते हैं। तो फिर मिथिलावादी नक्सलवाद कब से हो गए? तो ये तो भ्रामक प्रचार है। चीन वगैरह ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग उठाते हैं, कभी कभी चलता है जब कोई आंदोलन शुरू होता है, खासकर सरकार के खिलाफ जब होता है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। जब आप किसी के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो चूंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं,
उनसे जब प्रश्न किया जाता है कि हमारा अशोक पेपर मिल बंद है, हमारा शुगर मिल बंद है, हमारा सकरी चीनी मिल बंद है, आप उसको चालू करवाइए, हम सिर्फ पलायन का दंश झेल रहे हैं, तो उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है। तो जब कुछ कहने के लिए आपको नहीं हो तो आप कुछ भी बोलते हैं। मतलब कुछ कहने के लिए इसलिए कुछ भी कुछ बोलते हैं। कहने के लिए उनके पास है नहीं, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी बोल रहे हैं। मिथिलावादी पार्टी या मिथिला स्टूडेंट यूनियन, हम दोनों को लगभग एक ही मानते हैं, एक ही मानते हैं। तो उसमें जो है आप एक महिला प्रतिनिधि हैं उस संगठन का, महिलाओं की जो भागीदारी है कम है। अब ये मत कहिए कि नहीं आती है इसलिए कम है, उसको कैसे बढ़ाइएगा? आप महिला नेत्री हैं उसकी, उस पर हमको बताइए कि कैसे महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। नहीं 50% तो सरकार भी अब 33%, 35% हर जगह आरक्षण, कम से कम उतना तो हो। आपको मैं सबसे पहले एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। आपने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी हम एक ही है, सही में एक ही है। एक्चुअली है क्या कि जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए है, वो छात्र राजनीति के लिए है, उसका गठन ही छात्र राजनीति के लिए है। जो मिथिलावादी पार्टी है वो मेन फ्रेम की पार्टी है, वो सक्रिय भूमिका में राजनीति करने के लिए है। अब आपने कहा कि महिलाओं की भागीदारी कम है। महिलाओं की भागीदारी 33% है मिथिलावादी पार्टी में, मिथिला स्टूडेंट यूनियन में भी है, मिथिलावादी पार्टी में भी दिखता तो नहीं है। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि सब प्रियंका मिश्रा की तरह रोड पे आपको नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो है। हम ऑन रिकॉर्ड कर रहे कि हैं 33%। हाँ 33% है। आपकी पार्टी का, मिथिलावादी पार्टी का लॉन्ग टर्म लक्ष्य क्या है? हम लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग मिथिला का विकास चाहते हैं, मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर उसका संवर्धन करना चाहते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। सरकार पर्यटन के लिए बहुत कुछ कर रही है, पर्यटन के क्षेत्र में। हमारे पास बलिराजगढ़ है, हमारे पास राजनगर पैलेस है। आप उसका स्थिति देखे हैं करंट में जा कर के? नहीं, अच्छी नहीं है, कितनी खराब है। अगर सोचिए कि अगर राजनगर पैलेस बिहार में ना होकर के गुजरात में होता, उसकी क्या स्थिति होती? अच्छी स्थिति होती। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति होती उसकी। हम पूछे, ये तो समस्या है। हाँ समस्या है। आप समाधान की बात कर रहे हैं। मिथिलावादी पार्टी समाधान है। आप मिथिलावादी पार्टी को मौका दीजिए, उसका लॉन्ग टर्म कहे, शॉर्ट टर्म के जो भी कहे, मिथिला का विकास है और हम लोग एकदम समर्पित है कि मिथिला के विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा, आपको सरकार में आना होगा। उसके लिए सरकार में आना पड़ेगा। उसी के लिए हम डायरेक्ट क्यों नहीं बोले कि हम मिथिला पार्टी का लक्ष्य सरकार में आके बदलाव करना है? सरकार में आके मिथिलावादी का पार्टी का लक्ष्य ही है बदलाव, मिथिला का विकास लक्ष्य है उसका। अब उसके लिए सरकार में आना पड़े तो आएंगे, उसी के लिए तो बनाया ही है मिथिलावादी पार्टी। इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा, क्या इस बार भी मिथिलावादी पार्टी बाहर के लोगों को समर्थन करेगी या अपने संगठन के लोगों को चुनाव लड़वाएगी? नहीं, हमारे संगठन के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। एक आरोप लगता है, भी आरोप है, हम नहीं कह रहे हैं, कह के बाद में होगा, घूमेगा मेरे नाम पे। आरोप है कि मिथिला पार्टी या मिथिला स्टूडेंट यूनियन उन लोगों को पैसे लेके समर्थन, अगर कोई पैसा दे देता है तो उसका समर्थन कर देते हैं, अगर नहीं देंगे तो अच्छे उम्मीदवार भी है तो समर्थन नहीं करेंगे। ये बस आरोप ही है, ये वास्तविकता नहीं है। मिथिलावादी पार्टी हो व मिथिला स्टूडेंट यूनियन हो, उसका हम लोग एक एक मेंबर सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मिथिला का विकास चाहते हैं। और इसमें पैसे कहाँ से आ गए ये नहीं पता। आरोप है, नहीं, ये भ्रामक आरोप है। मिथिला और मैथिली का हित चाहने वाली अभी वर्तमान में, अब मिथिलावादी पार्टी हैं, आप तो हैं ही, चाहते ही हैं, कौन सा गठबंधन या पार्टी है जो ज़्यादा हितैषी है? इंडिया या एनडीए या बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू, अलग भी नाम है, किसको अब ज़्यादा ये मानते हैं कि वो ज़्यादा हितैषी है? कम ज़्यादा हितैषी से मतलब ही नहीं है सर। बात है यहाँ का कि मिथिला का विकास हुआ कि नहीं हुआ, और वो दिख रहा है कि नहीं हुआ है, तो हम फिर किसको कम ज़्यादा कह सकते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है? मेरा जो लक्ष्य है वो तो पूरा हुआ ही नहीं ना। हम लोग 2018 में गए थे डेवलपमेंट बोर्ड को लेकर के दिल्ली, कि मिथिला चूँकि अब एक तो बिहार पिछड़ा हुआ है, मिथिला और भी पिछड़ा हुआ है, हम लोग बाढ़ से ग्रसित हैं सब तरीके से, तो एक डेवलपमेंट बोर्ड दिया जाए जिससे कि वहाँ का विकास हो पाए। वो अभी तक नहीं हो पाया है। प्रशांत किशोर की पार्टी 1 साल से भी कम हुआ है, उसका अक्टूबर में 1 साल पूरेगा। मिथिला पार्टी उससे पुरानी पार्टी है, ठीक है।
प्रशांत किशोर जी जो है पूरे बिहार में अपना दमखम दिखा रहे हैं, प्रभाव उनका दिख रहा है। मिथिलावादी पार्टी इतने समय से मिथिला स्टूडेंट यूनियन से लेकर मतलब 2015 में मिथिला स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ था और ये 25 है, लगभग 10 साल हो रहा है। मिथिलावादी पार्टी का भी हमको लगता है 3-4 साल हो गया है। तो उस तरीके से क्यों नहीं अपना प्रभाव जो है कम से कम मिथिला क्षेत्र में जो है नहीं छोड़ पाई है? मिथिला क्षेत्र में तो प्रभाव है सर, मिथिलावादी नहीं, पार्टी उस का तरीके के प्रभाव नहीं है। मिथिला देखिए, क्षेत्र में एक्सेप्ट है। कीजिए कि क्या कर सकते हैं जो होगा। नहीं, आप अगर तुलना करते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी और मिथिलावादी पार्टी का, हम्म, तो वो अनलिमिटेड रिसोर्स है उनके पास, हाँ। जो वो खर्चा करते हैं। ये रीजन हुआ ना। वो हायर करते हैं लोगों को पेमेंट दे करके। हमारे कार्यकर्ता यहाँ समर्पण के भाव से है, वो हमको तो कार्य पता चला करता कि है। समोसा खा के भी भर वो दिन एक घूम समोसा लेते हैं। खा करके पूरे दिन घूमते हैं, वो पैदल घूमते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आपने इसे पिछले प्रश्न में प्रश्न किया था कि आप लोगों पे जो है वो फंडिंग वगैरह का कुछ इस तरह का। हमारे कार्यकर्ता जो कितनी बार होता है ऐसा कि मतलब पैदल घूम रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। जितना रिसोर्सेज उनके पास है, जितना वो खर्चा कर रहे हैं, मिथिलावादी की पार्टी के मतलब पास इसका होती तो- मूल रीजन यही है कि रिसोर्स की के कमी वजह है। से आप पिछड़ रहे नहीं, हैं। हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, पिछड़ नहीं रहे हैं। हमने ऐसा कभी नहीं कहा पिछड़ रहे हैं। हम जो लक्ष्य लेकर के हम काम कर रहे हैं उसमें हम बहुत हद तक सफल हैं। प्रयास जारी है, अभी स्ट्रगल का टाइम है, थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है ये कि मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड का मांग आप लोग कर रहे थे, दिल्ली तक गए, दिल्ली सांसद मार्च किए, लेकिन वो मुद्दा अब लगता है कि अब मेन एजेंडा में नहीं है क्या? नहीं, मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड का मुद्दा मेन एजेंडा में है। पिछले बार जब हम लोग 50 दिन का पदयात्रा किए थे, उसमें भी वही मुद्दा था कि डेवलपमेंट बोर्ड के लिए हम आम लोग जो हैं उनको बताएं कि वो मांग करें। हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि मिथिला डेवलपमेंट ज़रूरी है और वो मिलना चाहिए, तो वो एजेंडा में है। मौजूदा सरकार जो है अभी उसके कामकाज से कितना संतुष्ट है? कितना नंबर देंगे? 10 में से कितना नंबर देंगे? नंबरिंग की बात है, नहीं, संतुष्ट ही नहीं है। वो काम करते तो फिर हम लोगों को इतनी संघर्ष करने की जरूरत क्या पड़ती? आखिर मिथिला क्षेत्र के हर एक युवा अगर सड़क पे हैं और अगर हर एक ट्रेन की स्थिति आप देखे होंगे, आप कभी जनरल बोगी में सफ़र किए हैं? किए हैं। तो आपको अनुभव होगा जनरल के आप स्लीपर का भी जनरल वाला हाल है कि जनरल बोगी में वो मैं आप गलती के हैं या एक शौक के हैं, जो भी के हैं, मैं लास्ट टाइम जनरल बोगी में सफ़र की हूँ। वो गमछा बांधते हैं इस तरफ से इस तरफ और उस बीच में सोए रहते हैं, बिना ये सोचे हुए कि वहाँ से गिरेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी। ये स्थिति तो दयनीय होती है। ये स्थिति है। तो क्या अगर सरकार काम कर रही होती, उनका फोकस होता वो, तो ये स्थिति होती मिथिला की या बिहार की स्थिति नहीं होती। एक फिर सरकार से मिलते कुछ नीतीश सरकार जो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, अभी भी कई घोषणा सब कर रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है? अब महिला प्रतिनिधि होने के लिए आपको लगता है कि उतना से महिलाओं का कल्याण हो जाएगा, उसका सशक्तिकरण हो जाएगा? कुछ भी योजना हो या कार्य योजना हो या कुछ भी प्रयास हो, फुल स्टॉप तो नहीं होता सर। प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए, वो जारी रहेगा। लेकिन हाँ, हम इस बात से नहीं नकारते हैं कि वो उन्होंने कुछ महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत कुछ काम किया है महिलाओं के लिए। एक ये सराहनीय काम है उनके। अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? मिथिलावादी पार्टी के अविनाश भारद्वाज। अविनाश भारद्वाज को पता था हमको। लालू प्रसाद यादव का 15 साल का कार्यकाल था, नीतीश कुमार जी का 20 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। अगर दोनों का तुलनात्मक ही अगर ये करें तो किस सरकार को आप ज़्यादा अच्छा मानती हैं? व्यक्तिगत राय, पार्टी के राय नहीं इसमें पूछ रहे हैं, इसमें आपकी व्यक्तिगत राय मांग रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत राय नहीं। जब हम सामाजिक जीवन में होते हैं तो जो समाज का राय होता है, जो समाज का समस्या होता है, वही हमारे व्यक्तिगत राय होते हैं, वही हमारी समस्या होती है। आपके सामने है, विकास तो दिख ही रहा है कि क्या हुआ है, चाहे वो ये सरकार हो या वो सरकार हो। अगर विकास हो गया रहता तो फिर मिथिलावादी पार्टी की आवश्यकता ही नहीं थी ना। इतने सारे युवा जो रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ से लेके संसद मार्च करते हुए हम लोग दिल्ली तक जाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं थी, वो तो हो गया रहता। फिर एक चीज़ और हम पूछना चाहते हैं, एक क्वेश्चन ये है कि अब 3 संगठन से जुड़ी हैं जो हम दिख रहा है, तीनों संगठन मिथिला मैथिली की बात करती है, मिथिला मैथिली। तो एक बात हमेशा उठता है, प्राथमिक शिक्षा में मैथिली या मैथिली में प्राथमिक शिक्षा,
आप ये हमको स्पष्ट कीजिए, आप लोग का मांग क्या है? प्राथमिक शिक्षा में मैथिली या मैथिली में प्राथमिक शिक्षा? क्या कि दोनों तरह की चीज़ें चलती है। अब हमको ये थोड़ा इस प्राथमिक शिक्षा में जो मैथिली की मांग है ये तो बहुत पहले से, और वो लागू भी है। कुछ समस्याएं हैं जो सरकार को बहुत पहले उसका समाधान कर देना चाहिए। ये विडम्बना है कि अभी तक नहीं हुआ है। उसके लिए क्या, कैसे कैसे क्या कार्य योजना है सरकार पर कि दबाव बनाने का? उस पर तो जारी है, काम कर किया ही जा रहा है। सरकार से हम दबाव क्या, उनको लागू कर देना चाहिए इमीडिएटली, उसकी ज़रूरत है। आप एक बात गौर किए होंगे कि जब आप घर में बात करते हैं तो मदर टंग जो है आपका, वो बच्चा ज़्यादा समझता है। तो मांग वहीं से है कि आप अगर मैं प्राथमिक शिक्षा में मैथिली में जो प्राथमिक शिक्षा है तो वो आसानी से समझेंगे उस बात को। तो वो सब जगह लागू भी है। ये विडम्बना है कि हमारे यहाँ लागू नहीं है। बिहार में तो नहीं है ना? बिहार में नहीं है, वो ये विडम्बना है हम लोगों के लिए। तो ये लागू हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है? अब मोदी जी को एज ए नेता अब कैसे, उस पर कैसा मानती हैं? नो कमेंट। ठीक है, वो अच्छे लीडर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे उनका कुछ अच्छा काम हुआ भी है, कुछ काम कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे काम है जो उनको करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया है। कौन काम? जैसे वो पिछली बार वहाँ आए थे, झंझारपुर आए थे। झंझारपुर हमारा एरिया है, वहाँ आए थे। हम लोगों का एक सिंपल सा मांग था कि वो आ रहे हैं तो सिर्फ क्लासिकल लैंग्वेज में मैथिली को जो ऐड करने का मुद्दा था उसको वो कर दें और वहाँ से घोषणा करके जाएं। मैंने उसके लिए बहुत सारा पोस्ट भी करा, बहुत सारा प्रयास भी करा कि कुछ बात हो जाए उनके जो प्रतिनिधि थे वहाँ उन सब से कि क्लासिकल लैंग्वेज में मैथिली ऐड करने के लिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला उस पर। तो हम काम से संतुष्ट तो नहीं ही है। बहुत कुछ काम है जो ठीक है, बहुत कुछ काम है जो उनको करने की ज़रूरत है जो उन्होंने नहीं किया है। राहुल गांधी एक नेता के रूप में कितने परिपक्व लगते हैं आपको? बहुत लोग उनको बहुत सारा उपाधि दिए हैं, आपको क्या लगता है? बहुत लोग अच्छे भी मानते हैं। ठीक है, नेता तो है ही, उनका एक फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है, जिस हिसाब से वो देखते आए हैं राजनीति को, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। चिराग पासवान में भविष्य दिखता है, बिहार का भविष्य? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मिथिलावादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो है जो हम लोग हैं उसमें भविष्य दिखता है। सिर्फ मिथिलावादी पार्टी के नेता में ही भविष्य उनका अपना दिखता भविष्य है, लेकिन मिथिलावादी पार्टी के जो, आप कभी उन लोगों से मिले हैं? फिर आप हमसे ये प्रश्न करते कि वहाँ के जो लड़के हैं उसमें आपको क्या भविष्य दिखता है? आप मिलिए, बताइए। अविनाश भारद्वाज जी में क्या भविष्य दिखता है आपको? उनमें पूरा भविष्य, मिथिला का अगर परिवर्तन का कोई परिवर्तित कर सकता है, कोई विकास कर सकता है तो अविनाश भारद्वाज जी हैं, जो कर भी रहे हैं। क्या अविनाश भारद्वाज आज नहीं 5 साल 10 साल 15 साल में बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? होने को तो कुछ भी हो सकता है सर। आप लोग को मेहनत करना है। मेहनत तो कर ही रहे हैं हम लोग, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित है। आप कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, कौन विधायक हो सकता है, कौन संसद हो सकता है, इस जनता के हाथ में होता है। ये हम नहीं कह सकते। मेरा काम है काम करना, और वो हम लोग ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हम जो भी हैं सब ईमानदारी के साथ काम करें तो जनता तय करेगी कि उनको क्या करना है। उनको वो गिना चुना कुछ चेहरा चाहिए या फिर विकास के लिए जो संकल्पित है, जो काम कर रहा है, जो अपना जीवन समर्पित किया है उसके लिए वो चाहिए, वो उनको डिसाइड करना है। लास्ट अब हम लोग जा रहे हैं कि आप कवित्री हैं, मैथिली में कविता लिखती हैं, तो आप हमारे दर्शकों को आप अपना एक सबसे बढ़िया कविता हो एक सुना दीजिए। ओके, बेसिकली है कि मैं मैथिली में ही लिखती हूँ। मैथिली में ही हम बोल रहे हैं। हाँ, तो मैथिली की ही कविता सुनाना पसंद करूँगी। मेरी एक कविता थी प्रतिकार, मैंने बहुत पहले लिखा था, मैं सुनाती हूँ। राजनीति पथ भ्रष्ट कष्ट जनमानस ने स्वीकार करत। राजनीति पथ भ्रष्ट कष्ट जनमानस ने स्वीकार करब। काव्य भूमि पर क्रांति लिखी हम सत्ता के प्रतिकार करब। पूरा सुनाना है क्या? पूरा कविता सुना? ओके। नोट वोट शौकीन कियो कुर्सी पर जो अधिकार करत।
भूख भयक संत्रास भ्रमक जन जन में जो सरकार भरत। शब्द पूंज के रिलय मसाल सब, शब्द पूंज के रिलय मसाल सब, बाट घाट उजियार करब। काव्य भूमि पर क्रांति लिखी हम सत्ता के प्रतिकार करब। मैं इसका एक पंक्ति सिर्फ सुनाना चाहूँगी। युवा हाथ जे काज देत तक रहिटा बाँचल ताज रहत। जिस युवा की प्रतिनिधि क्या बात कर रहे थे, युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में। युवा हाथ जे काज देत तक रहिटा बाँचल ताज रहत। रहत मात्र कुर्सी पर जो बेटी के बाँचल लाज रहत। शब्द सुधा सिंचित के को पर, शब्द सुधा सिंचित के को पर, नवल कंठ हुंकार भरब। काव्य भूमि पर क्रांति लिखी हम सत्ता के प्रतिकार करब। मेरी दोनों में बहुत रुचि है, राजनीति में भी और साहित्य में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी प्रियंका मिश्रा जी। आप इनके राजनीतिक दृष्टिकोण से आज अवगत हुए। हम इनके उज्जवल भविष्य सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ये नित्य नई मुकाम को प्राप्त करें, इसकी शुभकामनाएं इनको देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।